चले दोस्तों, तो कल हमने सिकंदर के बारे में जानकारी ली और आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश के इतिहास के बारे में कि किस तरीके से मौर्य वंश की स्थापना हुई। और साथ ही हम इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से रहा है, वंश कह रहा हूँ, किस जाति से रहा है। जैसे कई इतिहासकारों का कहना है कि वह क्षत्रिय था, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वह वृषल जाति का था और कुछ इतिहासकार उसे शूद्र बताते हैं। जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसे शूद्र जाति का बताया गया है, जबकि जैन और बौद्ध ग्रंथों में या उनके साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय जाति का बताया जाता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि वृषल जाति की चर्चा कहाँ पे की गई है। तो जो मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस एक नाटक है, उस पर उसे वृषल जाति का कहा गया है। या वृषल का अर्थ होता है कुलहीन, यानी कि वह किसी कुल से संबंधित नहीं था। देखा जाए तो मौर्य वंश के साम्राज्य सम्राट यानी कि संस्थापक सम्राट इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात है। और इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने व्यक्तित्व और अपनी श्रेष्ठता के कारण भारत देश के राजनैतिक एकता को और जनता को उसकी त्रासदी से, यानी कि उस समय जो नंदवंश शासन कर रहा था, उसके कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु उसने कार्य किया। इसी वजह से इतिहास में उसे श्रेष्ठ महानतम राजाओं में से एक माना जाता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश की जो नींव थी वो कैसे पड़ी। जैसा कि कल हमने सिकंदर के बारे में चर्चा कर ली थी कि सिकंदर किस प्रकार से भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से राजा पोरस पर आक्रमण करता है और उसे परास्त करके उसे बंधक बना लेता है। इसी समय चाणक्य भी ये बात समझ जाता है कि जो व्यक्ति राजा पोरस जैसे व्यक्ति को हरा सकता है उसके सामने चंद्रगुप्त मौर्य टिकने वाला नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के ही समान सिकंदर भी एक महान सम्राट रहा। सिकंदर की उपलब्धियां ये थी कि उसने संपूर्ण विश्व को जीता था, उस समय जो ज्ञात विश्व था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय प्रशिक्षण इत्यादि का कार्य कर रहा था। उसके प्रशिक्षण के कार्य हेतु चाणक्य ने जो है इसका जिम्मा उठाया था। और चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य मिला कैसे, या चाणक्य की और चंद्रगुप्त मौर्य की सर्वप्रथम मुलाकात कैसे हुई, आज इस कहानी के साथ साथ हम अन्य चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। यद्यपि मौर्य वंश का इतिहास भी अन्य वंशों के समान अंधकार में माना जाता है, क्योंकि मौर्य वंश की जो हमें जानकारी है वो कुछ सीमित साधनों के माध्यम से मिलती है, क्योंकि उसकी जानकारी हेतु हमारे पास कुछ सीमित साधन ही उपलब्ध हैं जिससे हम मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। जिसमें से मौर्य वंश का एक प्रमुख राजा अशोक सम्राट, जिसे हम महान सम्राट भी कहते हैं, उसके कुछ स्तंभ लेखों, कुछ गुहा लेखों और कुछ शिलालेखों से हमें मौर्य वंश की भी जानकारी मिलती है। क्योंकि अशोक के जो दादाजी थे, या अशोक किसका पौत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो आइए चर्चा करते हैं आज संपूर्ण मौर्य वंश की स्थापना से पूरी उसकी जानकारी जो है लेते हैं। देखिए, भारत में उस समय जब सिकंदर का आक्रमण हो रहा था, उसी दौरान चाणक्य ये बात समझ चुका था कि एक ऐसा व्यक्ति भारत पर आक्रमण करना चाहता है जिसने अन्य विश्व के क्षेत्रों को जीत लिया है। निश्चित रूप से चाणक्य के मन में ये बात जरूर उत्पन्न हुई कि जो व्यक्ति संपूर्ण विश्व के क्षेत्रों को जीत सकता है उसके लिए भारत को जीतना कोई कठिन कार्य नहीं, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जहाँ पे लोगों एक दूसरे के प्रति एकता नहीं थी। यानी कि एक अखंड भारत, एक शब्द यहाँ पे आता है अखंड भारत, जिसमें सभी राजा एक दूसरे राजा का, यानी कि आपस में सभी राजा मिलकर के रहें, एक राजा अन्य क्षेत्र के राजा का सहयोग कर सके।
उस समय ये भारत देश में नहीं था, बल्कि सभी राजा अपनी अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए जो यथाउचित प्रयास हुआ करते थे वो किया करते थे, परंतु उनमें किसी भी प्रकार की कोई एकता नहीं थी। जबकि एक राजा दूसरे राजा उसके क्षेत्र को जीतने का बेशक प्रयास किया करता था कि किस प्रकार से मैं इस राजा की भी सत्ता को समाप्त कर दूं और उसके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला करके अपना साम्राज्य बड़ा कर सकूं। चाणक्य ये बात जानते थे और उन्हें भारत देश के समस्त क्षेत्र के जो उस समय सम्राट रहे हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी रही। कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको महाजनपद काल में भी ये बताया था, कि इन 16 महाजनपदों में जो सबसे विशाल महाजनपद था वो मगध जनपद था, और उस मगध जनपद में जो राजा शासन किया करता था उसका नाम था, देखा जाए तो घनानंद। और घनानंद किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का शासक था। उन 16 महाजनपदों में जब मैंने आपको महाजनपद काल के दौरान हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और इसके अलावा मैंने नंद वंश इत्यादि की जानकारी दी थी, तो उसमें मैंने आपको महापद्मनंद और घनानंद के बारे में भी बताया था। किस तरीके से महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश की स्थापना की, उसकी भी कहानी मैंने आपको बताई थी। क्योंकि शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था उसे महानंदिन कहा जाता है, और उस महानंदिन की हत्या एक शूद्र दासी पुत्र महापद्मनंद द्वारा कर दी गई और नंद वंश की स्थापना की गई थी। देखिए, मैंने आपको जानकारी दी कि महापद्मनंद एक शूद्र दासी पुत्र था, तो निश्चित रूप से कई इतिहासकार नंद वंश को क्या मानते हैं कि नंद वंश जो रहा है वो कैसा वंश था? एक शूद्र वंश था। लेकिन कई इतिहासकार इसे क्षत्रिय वंश भी मानते हैं। परस्पर सभी इतिहासकारों के बीच में नंद वंश की जाति को लेकर के आपस में पारस्परिक विरोध है, या कहा जाए वैचारिक मतभेद है, परंतु इनके बारे में संपूर्ण एवं सटीक जानकारी स्पष्ट रूप से हमें नहीं मिलती है, बल्कि पुराणों में इनका थोड़ा थोड़ा यथाउचित उल्लेख मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब शूद्र दासी पुत्र महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की, तो उसकी उपाधियां भी मैंने आपको बताई थी कि उसे एक राट सम्राट कहा गया। एक राट सम्राट के अलावा उसे एक छत्र सम्राट भी कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि वह एक शूद्र था और उसको उस शूद्र को यानी महापद्मनंद को क्षत्रियों से बहुत ज़्यादा घृणा थी, और उसने उसे इसी वजह से महापद्मनंद को द्वितीय परशुराम भी कहा गया। द्वितीय परशुराम, जिसने क्षत्रियों का क्या कहा? क्षत्रियों को क्या किया है? सर्वनाश किया है। और इसी उद्देश्य से उसने एक छत्र और एक राट की उपाधि धारण की थी, और उसने अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी थी, साथ ही उसका साम्राज्य या उसकी सत्ता जिस स्थान तक फैली हुई थी उन स्थानों तक उसने अपने सैनिकों को भेजा था कि यदि आपको आपके क्षेत्र में जो भी व्यक्ति क्षत्रिय मिल जाए उसकी आप क्या कर दें? हत्या कर दें। इस तरीके से इसने जो है अपने साम्राज्य से एक एक क्षत्रियों को मिटाने का प्रयास किया, उनकी हत्या करवाने का प्रयास किया। जिस समय पे शिशुनाग वंश का अंतिम राजा महानंदिन शासन कर रहा था, उसी के राज दरबार में एक व्यक्ति, उसका एक मंत्री रहा है जिसका नाम था नंदराज। और इस नंदराज की जो पत्नी थी या नंदराज का जिसके साथ विवाह हुआ था उसका नाम था मूरा। अब आप समझ गए होंगे कि इसी नंदराज और मूरा से उत्पन्न एक संतान थी जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि मैंने आपको कहा कि शिशुनाग वंश एक क्षत्रिय वंश रहा है, जिसकी
अंतिम राजा की हत्या एक शूद्रदासी पुत्र ने की, तो निश्चित रूप से यदि नंदराज महानंदिन का मंत्री रहा है तो यह भी एक क्षत्रिय था, क्योंकि उस समय शूद्रों की स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय थी कि शूद्रों को मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया जाता था। तो ऐसा एक अंदेशा, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि नंदराज निश्चित रूप से क्षत्रिय वंश का रहा, और उन्हीं से उत्पन्न, क्योंकि नंदराज की हत्या जो है महापद्मनंद के सैनिकों द्वारा कर दी गई थी, और उस समय बची कौन थी? केवल उसकी पत्नी मूरा और उसी की संतान चंद्रगुप्त मौर्य। कई इतिहासकार नंदराज की 2 पत्नियों का उल्लेख करते हैं, जिसमें एक का नाम है सुनंदा और दूसरी का नाम है मूरा, और कहा जाता है, इतिहासकारों का कहना है कि नंदराज की वैध पत्नी सुनंदा थी, जबकि अवैध पत्नी कौन थी? मूरा थी। मेरी बातों से आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य, जिस प्रकार से नंदराज की अवैध पत्नी मूरा थी और मूरा का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य था, तो इतिहासकार ये कहते हैं कि नंदराज का जो पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य था वो अवैध था या कुलहीन था। इसे ही कुलहीन की एक संज्ञा शब्द से की गई, जिसे वृषल जाति का बताया गया या कुलहीन बताया गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वृषल जाति की संज्ञा किसने दी है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो विशाख दत्त थे, जिन्होंने मुद्रा राक्षस नाम का एक नाटक लिखा है, उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, नंदराज, सुनंदा और मूरा का उल्लेख किया है उस नाटक में, और उसी नाटक में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल जाति का बताया। ब्राह्मण ग्रंथ हमेशा, जो ब्राह्मण रहते थे वो क्षत्रियों का समर्थन करते थे, तो ब्राह्मण ग्रंथ के साहित्यों से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र व्यक्ति था, एक शूद्र पुत्र रहा। जबकि जो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ थे, उनके साहित्यों से, उनके पिटकों से और उनके सूत्रों से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह क्षत्रिय वंश का था। अब देखिए, इतिहासकारों में इसकी जाति को लेकर के इतने ज़्यादा मतभेद हैं, लेकिन अधिकांशतः जो इतिहासकार हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वंश का बताते हैं। किस प्रकार से उसे क्षत्रिय वंश का बताते हैं उसकी एक सटीक जानकारी तो नहीं, परंतु उसके विषय में मैं आपको आज कुछ बताता हूँ, जिसमें आपको एक अनुमान लग सकता है कि वास्तव में यह किस जाति का था। अभी तक जितनी भी पुस्तकें मैंने पढ़ी और इसकी जाति के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने ली है चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में, उससे मैंने एक अनुमान अवश्य लगाया, और उस अनुमान में मुझे ये समझ में आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्षत्रिय वंश का रहा, परंतु उसके जन्म के समय की स्थितियाँ और उसके पालन पोषण की स्थितियाँ वो शूद्रों की भांति थी। इसलिए उसका जो जीवन रहा है उसे देखा जाए तो वह शूद्र की भांति रहा। इसी वजह से इतिहासकारों ने उसे शूद्र जाति का बताया। कैसे? देखिए, जिस समय पे महापद्मनंद समस्त क्षत्रियों को समाप्त कर रहा था, उनकी हत्या इत्यादि करवा रहा था, उस समय नंदराज की भी हत्या हो गई थी। और निश्चित रूप से नंदराज की हत्या के पश्चात मूरा अपने पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की रक्षा हेतु वनों की ओर प्रस्थान कर जाती है, यानी जंगल की ओर चली जाती है। अब जंगल की ओर जाने के पीछे उसका कारण केवल एकमात्र था कि वह अपने बेटे की रक्षा कर सके, जिस प्रकार से हर माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचती हैं तो एक कबीला, एक देखा जाए कबीला था, एक जनजाति थी जो केवल एक कार्य किया करती थी कि उस समय जंगल में जो मोर पाए जाते थे, उन मोरों का जो पंख होता था, उस मोरों के पंख का व्यापार किया करते थे, और उस जनजाति को मोरना जनजाति कहा जाता था। मोरना जनजाति, समझिएगा बात को बड़े ध्यान से। और वही मोरना जनजाति जो कि शूद्र थी
और मूरा उन्हीं के पास जाती है और बड़े ही विनम्र भाव से उनसे विनती करती है कि आप मेरे पुत्र की रक्षा करिए, क्योंकि आपका धर्म है मानव की रक्षा करना, तो आप मेरे पुत्र की रक्षा करें और मुझे अपने शरण में लें, यानी कि मुझे शरण दें ताकि मैं जो है हर प्रकार से यथासंभव अपने पुत्र को बचाने का कार्य कर सकूं। चूँकि मोरना जनजाति के बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग कैसे थे, तो इन्होंने मोरना जनजाति के लोग थोड़ा दयालु थे, तो उन्होंने मूरा को शरण दी तथा उसके पुत्र की रक्षा की। अब देखिए यहाँ पे परिस्थितियाँ क्या है कि मूरा थी तो क्षत्रिय, परंतु उसके जन्म की परिस्थितियाँ, जन्म के समय पालन पोषण की परिस्थितियाँ शूद्रों की भांति थी। और यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य था तो क्षत्रिय, परंतु परिस्थितियां शूद्रों की भांति होने के कारण इतिहासकारों ने उसे शूद्र जाति का बताया। क्योंकि जब जब चंद्रगुप्त मौर्य जब वहाँ पे था और जब जब महापद्मनंद की सेना संपूर्ण वनों में, संपूर्ण क्षेत्रों में जाया करती थी, तो वहाँ प्रत्येक व्यक्तियों से किसी न किसी गुप्त रहस्य से पता ये कर लेती थी कि यह किस जाति का है। यदि कोई व्यक्ति क्षत्रिय जाति या उससे वंश से संबंधित निकलता था तो उनके सैनिक उसकी हत्या कर देते थे। परंतु ठीक इसी प्रकार से मूरा ने भी अपने पुत्र को बचाने के लिए शूद्रों की शरण लेकर के उसने अपने आप को शूद्र बताया, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य की जान बचा पाई या जान बच गई। अब हम चर्चा कर लेते, लगभग जाति के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी कि कभी भी आप आए तो एक निश्चित जाति तो नहीं, परंतु एक अंदेशा, एक अनुमान लगाया जा सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और उसमें आप निश्चित रूप से इतिहासकारों के जब कथन पढ़ेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात हुई, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, भारत पर आक्रमण सिकंदर का होने ही वाला था और चाणक्य एक मन में सपना रखता है कि यदि भारत देश के जितने भी बड़े बड़े महाजनपद हैं उन सभी के राजा एकत्रित हो जाए और एक साथ एक यूनिटी बनाकर, एकता बनाकर, संगठित होकर कार्य करें, तो भारत को ऐसे विश्व विजेता जैसे व्यक्ति से बचाया जा सकता है। लेकिन ये संभव तभी हो पाएगा जब भारत देश का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद का सम्राट या राजा इस पर विचार विमर्श करे और अन्य राजाओं को अपने प्रति आकर्षित करते हुए अपनी सैन्य संगठन की सेना में सम्मिलित करे। ठीक इसी उद्देश्य के हेतु चाणक्य ने एक नक्शा लिया और संपूर्ण जगह को उसे मार्क किया कि इन इन क्षेत्रों में जाने से मेरा प्रयोजन निश्चित रूप से सफल होगा। सफल होने के साथ में वह जाता कहाँ है कि उस समय मुलाकात करता है किससे, वहाँ पे अन्य लोगों से, और संपूर्ण जानकारी उस राजा के बारे में लेता है। मगध साम्राज्य के जो राजा थे उस समय घनानंद थे, उसके बारे में जानकारी लेता है। इतिहास में घनानंद और चाणक्य के बीच की कई सारी कहानियाँ जो है उपलब्ध हैं। साथ ही में उसे जानकारी थोड़ा बहुत ही पता चली, क्योंकि जिन लोगों से उसने जानकारी ली थी वो प्रायः मगध साम्राज्य जाया तो करते थे, परंतु उन्होंने राजा को कभी ना देखा था, ना ही उनसे मुलाकात की। और साथ हम ये कह सकते हैं कि जब राजा से मुलाकात की नहीं, जनता से कभी बात की नहीं, तो राजा के व्यवहार के बारे में उतनी सटीक जानकारी वो नहीं दे पाए। इसी प्रयोजन से जब चाणक्य मगध साम्राज्य की ओर निकल पड़ता है राजा से मुलाकात करने के लिए, कि उसी समय एक वन में पहुंचता है और उसे उस वन में एक क्षेत्र में कांटा चुभ जाता है। अब देखिए, कांटा चुभने वाली बात कई जगह पे अलग अलग मिलती है, कई अलग अलग दूसरी प्रकार की कहानी बताते हैं, लेकिन वास्तविकता मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी कहानी ही वास्तविक है, लेकिन एक पढ़ने के उद्देश्य से, एक समझने के उद्देश्य से आपके लिए सफिशिएंट है, उपयुक्त है। पानी देंगे, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि जब उसे कांटा चुभ जाता है तो कांटा चुभने के साथ में क्या होता है कि उसने उस कांटे को निकाला और एक मन में प्रण लिया कि इस जंगल में इस कांटे की वजह से मेरा सबसे बड़ा प्रयोजन रुक गया, तो जब तक इस कांटे के संपूर्ण क्षेत्र को न नष्ट कर दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। अच्छा, अब ये बात अपन थोड़ा सा किनारे कर देते चाणक्य की। घनानंद के अत्याचारों से इतना ज़्यादा लोग परेशान थे कि लगभग घनानंद को समाप्त करने की कगार पे थे। अब यहाँ पे ये बात कही जाती है कि जो उसके घनानंद के राज्य का एक मंत्री था आमात्य राक्षस उसका नाम था, वह भी घनानंद के अत्याचारों से बहुत ज़्यादा परेशान था। और उसकी परेशानी की ये जो वजह थी वो केवल एकमात्र थी कि घनानंद जनता के प्रति काफ़ी ज़्यादा अत्याचार और समाज को पूरी तरह से और अपनी प्रजा को पूरी तरह से दुखी रखता था। उस पर जो है कोई ऐसे कार्य नहीं करता था जिससे जनता को क्षणिक सुख ही प्राप्त हो जाए, परंतु ऐसा नहीं था। घनानंद अपने चूँकि महापद्मनंद के बारे में मैंने एक चीज़ और कही थी कि उसके पास बहुत सारा पैसा था और लगभग एक व्यक्ति को उस समय बांट दिया जाए विश्व की जनता में तो एक व्यक्ति को 14 से 15 लाख रुपए में मिल जाता, ऐसा उतना पैसा था, महापद्म पैसा जिसे हम कहते हैं। तो पैसा था तो बच्चे को कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं और उसी का बेटा था। घनानंद भोग विलासी प्रवृत्ति का था, दिन भर शराब के नशे में चूर रहता था, नर्तकियों का डांस देखा करता था, नृत्य देखा करता था। उसे जनता और प्रजा से कोई अर्थ नहीं होता था, बल्कि उसके जन्मदिन में खाने के लिए तो इतना खाता था अपना वजन बढ़ा सके और अपने जन्मदिन में एक तराजू में बैठ जाता था और नगरवासियों को ये आदेश दे दिया करता था कि जिसके पास जितना सोना है वो ला करके क्या करें, मेरे दूसरे तराजू के पलड़े में रखें और जब सोना बराबर मेरे हो जाएगा तो उसके बाद राजा क्या है खुश होगा और कर के संबंध में यानी टैक्स के संबंध में कुछ विचार करेगा। गांव की जनता जो थी परेशान तो हो जाती थी परंतु सोना ला के रखती थी और जैसे ही सोना वो होता था सोना को वो रख लेता था और टैक्स के मामले में टैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिया करता था बल्कि कम नहीं किया करता। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जनता पर अत्याचार उसने सर्वाधिक कर दिए। इन्हीं अत्याचारों से उसका एक मंत्री आमात्य राक्षस भी बहुत ज़्यादा परेशान रहा है। वह ये चाह रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति इसे मिलना चाहिए जो इसके साम्राज्य का पूरी तरह से अंत कर दे, तभी जो है कुछ हो सकता है, अन्यथा इसके साम्राज्य को नष्ट कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य है। और यही कारण था कि आमात्य राक्षस प्रतिदिन इस बात पर विचार किया करता था कि कैसे घनानंद के साम्राज्य को नष्ट किया जाए। हुआ ये कि एक बार अपने बगीचे पे वो टहल रहा था, 2-3 दिन लगभग टहला और लगातार वो देख रहा था कि एक जंगल के पास, एक वन के पास में एक बड़ा ही कुरूप व्यक्ति लंबी सी शिखा रखे हुए पता नहीं गांव से जाता है और कुछ लेकर के घड़े में आता है और उस क्षेत्र पे डालता है। जब 2-3 दिन लगातार उसने देखा तो उससे रहा न गया, सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को पकड़ कर के लाओ। और जैसे ही उस व्यक्ति को पकड़ कर के लाया जाता है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि चाणक्य है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से टीवी फिल्मों में, सीरियल्स में और आपको गूगल इत्यादि में चाणक्य की जो तस्वीर मिलती है वो काफ़ी सुंदर है, लेकिन वास्तव में वह चाणक्य की बात करें तो चेहरे पर चेचक के दाग और चाणक्य बहुत ही कुरूप व्यक्ति था जो उसे ब्राह्मण सिद्ध करने में कहीं न कहीं शंका उत्पन्न करते थे। यानी कि संशय मन में ये अवश्य उत्पन्न होता था कि ये वास्तव में ब्राह्मण है या फिर शूद्र है, परंतु उसकी बातें सुनकर के ये समझ में आता था कि नहीं, ये वास्तव में एक ब्राह्मण जाति का है, एक ब्राह्मण है। आमात्य राक्षस की मुलाकात जब चाणक्य से होती है तो चाणक्य से उसने पूछा कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो चाणक्य ने बताया कि मैं एक बहुत ही बड़े प्रयोजन से मगध साम्राज्य के सम्राट से मिलने वाला था, परंतु इस वन में आते समय एक कांटा मेरे पैर पे चुभा और मेरा एक बहुत बड़ा प्रयोजन कुछ समय के लिए टल गया, जिसके बारे में अगर कहा जाए उस प्रयोजन के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था,
और इस कांटे की वजह से हुआ, तो मैंने ये प्रण किया है कि जब तक मैं इस कांटे की पूरी जड़ को न नष्ट कर दूंगा तब तक जो है मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। तो उन्होंने पूछा भी कि ऐसा क्या आप लाते? बोले मैं गांव से जाता हूँ, तक्र लाता हूँ। तक्र, यहाँ पे शब्द सुनिएगा, तक्र। तक्र किसे कहा जाता है? तो तक्र कहा जाता है माठा को। माठा, क्या माठा से वास्तव में पेड़ नष्ट हो जाते हैं? नहीं, दरअसल वो माठा इस वजह से डाला करता था ताकि जो लाल चींटियां हैं वो उस माठे की वजह से आकर्षित हों और उस पेड़ की जड़ को पूरी तरह से नष्ट कर दें। ठीक है, तो जब ये जानकारी आमत्य को पता चलती है तो आमत्य ने ये सोचा कि एक कांटे के कारण, यानी एक प्रयोजन, बड़े प्रयोजन के कारण एक छोटा सा कांटा इसे चुभ गया, तो इसने प्रण ले लिया कि इस कांटे की संपूर्ण जड़ को नष्ट कर देगा। तो यदि किसी व्यक्ति द्वारा ये अपमानित हो जाएगा तो उस व्यक्ति के साम्राज्य को नष्ट कर देगा, क्योंकि चाणक्य के मन का जो विश्वास उसे दिख रहा था वो बिल्कुल बखूबी उसे समझ पा रहा था। तो उस समय आमात्य ने थोड़ा सा झूठ कहा कि हमारे राजा बड़े दयालु हैं, आप एक काम करिए, उनके पास चलिए, वो इस कांटे की जड़ को भी नष्ट करवा देंगे और निश्चित रूप से वे मगध के सम्राट भी हैं और मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाऊंगा। चाणक्य बहुत खुश हुए और चाणक्य जाते हैं घनानंद के पास में आमात्य के साथ। जैसे ही वो पहुंचते हैं तो घनानंद जो है शराब के नशे में चूर था, नृत्य इत्यादि का गान देख रहा था, और जैसे ही उसने चाणक्य को देखा, चाणक्य के कुरूप चेहरे को, उसकी शिखा को, तो उसने मजाक या अपमान करना चालू कर दिया और पहले ही हंस पड़ा। तो चाणक्य इसी बात में नाराज हो गए, परंतु बात अखंड भारत की थी, संपूर्ण भारत को विजित कराने की थी, इसीलिए चाणक्य उस समय पे शांत रहे। इसके पश्चात होता ये है कि जब आमात्य ने चाणक्य का परिचय करवाया घनानंद से कि यह एक ब्राह्मण है, बहुत ही बुद्धिमान ब्राह्मण है, और संपूर्ण जानकारी दी, और उसी समय चाणक्य की जानकारी जब पूर्ण होती है तो चाणक्य ने अपना पूरा विस्तार सहित जो है अपना सपना सुनाया कि मैं किस प्रयोजन के लिए आपके पास आया हुआ हूँ। जैसे ही चाणक्य की ये बात सुनी तो घनानंद जो है उसे क्या करता है, अपमानित करना चालू कर देता है। कहता है कि तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन चाणक्य फिर भी कुछ नहीं बोले और चाणक्य का लगातार घनानंद ने अपमान करना चालू कर दिया। अंत में घनानंद ने कहा कि यदि तुम वास्तव में ब्राह्मण हो, वास्तव में चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस कार्य में तुम्हारी सहायता करूं, तो तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। तो चाणक्य बोला, मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और इस प्रकार से जो है घनानंद ने अपने कई पुरोहितों से और कई विद्वानों से कहा कि आप चाणक्य से प्रश्न पूछें, और चाणक्य एक एक करके लगातार सभी प्रश्नों के उत्तर सटीक रूप से दे देते हैं। अब घनानंद जो है अंदर ही अंदर मन में गुस्सा हो रहा था और शर्मिंदा हो रहा था कि मेरे कोई भी विद्वान, कोई भी पुरोहित इसके सामने टिक नहीं पाए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि घनानंद ने बड़ा तेजी से ही जो है इनका अपमान किया। इस समय अब चाणक्य गुस्से में आ जाते हैं और अपनी शिखा खोल करके कहते हैं कि हे घनानंद, जब तक तेरे साम्राज्य का मैं अंत नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा पर गांठ नहीं लगाऊंगा और तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आमात्य राक्षस जो चाणक्य को लेकर के आया था, जिसका यही मात्र प्रयोजन था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो घनानंद के साम्राज्य को नष्ट कर दे, चाहिए था, उसका काम पूरा हो गया था। यहाँ से चाणक्य चले जाते हैं और जा करके मन ही मन विचार करते हैं कि मैंने प्रण तो ले लिया है, परंतु किस प्रकार से घनानंद के साम्राज्य का अंत होगा। जा ही रहे थे कि तभी उनकी एक मुलाकात जो है बच्चे से होती है। चूँकि बच्चा एक खेल खेल रहा था, उसके साथ कई साथी थे, और उस बच्चे के अंदर जो है नेतृत्वकर्ता की एक ऐसी क्षमता उसने देखी चाणक्य ने कि मन ही मन चंद्रगुप्त ने ये चाणक्य ने ये बात विचार कर ली कि यही वह व्यक्ति है जो घनानंद के साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। देखा कि वह बालक किस प्रकार से अन्य बच्चों को लीड कर रहा है, उन पर अपना नेतृत्व कर रहा है, और किस तरीके से उन सभी खेलों को जो है वो अपने अंतर्गत रखते हुए बड़े ही बेहद अच्छे तरीके से उसे प्रयोजित कर रहा है।
चाणक्य इस बात को समझते हैं और तुरंत उस बालक को बुलाते हैं और उस बालक से कहते हैं कि क्या तुम राजा बनना चाहते हो। अब चूंकि 10 से 12 साल का बालक, वह क्या जाने कि राजा क्या होता है, तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता कि राजा क्या होता है, मैं नहीं बनना चाहता हूँ। परंतु चाणक्य ने उसे समझाया तो अंततः वह लड़का और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने कहा कि आपको मेरी माता मूरा से पूछना होगा और जैसे ही मेरी माता मुझे आज्ञा देंगी मैं आपके साथ जो है निश्चित रूप से चल दूंगा। अंततः चाणक्य उसकी माता मूरा से मुलाकात करते हैं और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। क्योंकि एक तक्षशिला का आचार्य जो कि चाणक्य थे, उसके साथ एक शूद्र का बच्चा चला जाए पढ़ाई के उद्देश्य से, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती थी। कुछ इतिहासकार यहाँ पे ये कहते हैं कि मूरा ने तो मना कर दिया, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मूरा ने मना नहीं किया। परंतु ऐसा सुनने में मिलता है, इतिहासकारों का कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मूरा ने जिस समय पे मना किया था उस समय चाणक्य कुछ नहीं बोले, तो चाणक्य को बात पता चलती है कि यह एक मोरना जनजाति है जिनके अंतर्गत ये शरण ली हुई हैं और यह एक क्षत्रिय हैं। बाद में नगर का कोतवाल जो कि चाणक्य का मित्र था, उसने नगर के कोतवाल से संपर्क किया और उसे पूरी बातें समझाई। नगर के कोतवाल ने जाकर के मूरा को समझाया और समझा करके संपूर्ण जानकारी जो है उसे दी। तब मूरा कहीं ना कहीं जाकर के एग्री होती हैं कि आप निश्चित रूप से किसको ले जाएं, चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाएं। तो इस तरीके से चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात हुई। बाद में चाणक्य चंद्रगुप्त को ले जाते हैं तक्षशिला, वहीं पर उसका एडमिशन इत्यादि करवाया और उसके प्रशिक्षण का कार्य जो है अपने चालू कर दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने प्रशिक्षण दिया। और प्रशिक्षण देने के पश्चात धीरे धीरे जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, तलवारबाजी अच्छी आने लगी, चाणक्य ने कहा कि अब तुम छोटे छोटे क्षेत्रों पर अधिकार करो और वहाँ के जो लोग हैं उन्हें अपनी सेना में शामिल करो। प्लूटार्क के अनुसार उसने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण क्षेत्र को रौंद डाला था। और एक जस्टिन नाम के इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी वो डाकुओं का एक गिरोह थी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। पर वास्तविकता यह थी कि जब उसकी सेना तैयार हुई, अंततः उसने घनानंद के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया और उस युद्ध के दौरान जब घनानंद को उसने परास्त किया, मारने ही वाला था, तो अंततः उसने चाणक्य को बुलाया। और चाणक्य जैसे ही घनानंद के पास आता है और कहता है कि देखो, मैंने प्रण किया था कि मैं तुम्हारा घमंड या तुम्हारे साम्राज्य को जब तक नष्ट नहीं कर दूंगा मैं अपनी शिखा पर गांठ नहीं लगाऊंगा। और उसी के सामने शिखा पर गांठ लगाता है और चंद्रगुप्त मौर्य अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। इस प्रकार से घनानंद की मृत्यु हो जाती है। और उस समय जो समय चल रहा था वो लगभग 323 ईसा पूर्व या फिर 324 ईसा पूर्व का समय रहा है। और उसी समय घनानंद की चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या कर दी और अपने ही जाति के नाम से एक नए वंश की स्थापना की जिसे मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। इसका संपूर्ण जो समय माना जाता है वो 323 या 24 ईसा पूर्व से लगभग 184 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त का नहीं बल्कि संपूर्ण मौर्य वंश का जो शासनकाल रहा है वो इतने वर्ष तक रहा। इसमें आप लगा सकते हैं कि 123 या 124 साल रहा होगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, जोड़ घटा के अपना गुणा भाग करके। तो इस तरीके से इस मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और उसी में जो प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य था जिसका प्रधानमंत्री कौन रहा है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से आज जाना कि किस प्रकार से जो मौर्य वंश की स्थापना हुई, किस प्रकार से जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात हुई और किस प्रकार से घनानंद की हत्या हुई। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और साथ ही में इसकी एक नोट्स प्रॉपर आप बनाएं ताकि आपको पढ़ने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। यदि आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जब भी हमारे वीडियो अपलोड हों तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और आज के लिए जो है मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।